जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। देखिए, कल जो मैंने क्लास ली थी यूपी जीके की रक्षक सीरीज होम गार्ड के लिए, तो आज क्या है कि कल शाम को एग्ज़ाम डेट आई हुई है सिपाही भर्ती की और यूपी कांस्टेबल की। तो इसकी वजह से ये जो थंबनेल है वो मैंने यूपी कांस्टेबल का बनाया है कि आप लोगों को याद रहे। अब बाकी जो यूपी जीके होती है वो होम गार्ड हो या फिर यूपी कांस्टेबल हो या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उनमें यूपी जीके का महत्वपूर्ण रोल रहता है। और इसकी वजह से ही मैंने ये थंबनेल लगाया है। और जो आज सितंबर 2 है, तो इसको आगे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्व में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जाना जाता था। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस इसको 1935 हो जाएगा। ठीक है। अब इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको आगरा व अवध प्रांत, इसको अवध प्रांत व आगरा, आगरा और अवध प्रांत हो जाएगा। तो इसको जाना जाता था 1902 में। ठीक है। अब इसे यूपी कब कहा गया? तो यूपी जो है इसे कल मैंने क्लास में बताया हुआ था आप लोगों को, 24 जनवरी 1950 को बना। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नंबर 2 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो सबसे लंबे समय तक जो व्यक्ति रहे हुए हैं वो गोविंद वल्लभ पंत जी रहे हुए हैं। और जो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता था जो कि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूपी सबसे कम उम्र के सीएम, तो ये खिताब जो है वो अखिलेश यादव जी हैं। ठीक है। और इसमें जो ये नारायण दत्त तिवारी जी जो हैं, ये नारायण दत्त तिवारी जी 3 बार चुने गए हैं। ठीक है, 3 बार चुने गए। और बाकी इसमें जो बताने लायक है वो आगे भी कई क्वेश्चन हैं जिनमें ये ऑप्शंस हैं, वो बताऊंगा। ये जो हैं वो हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और इसके अलावा जो बहराइच बहराइच और श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद महाराजगंज, तो इन जिलों में भी इनकी अच्छी खासी जनसंख्या है। बाकी लखीमपुर में सबसे ज़्यादा जो इनकी जनसंख्या है वो निवास करती है। अच्छा, अब ये जो थारू जनजाति है, ये थारू जनजाति, आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा कई बार। ये क्वेश्चन जो हमारी पहले परीक्षाएं हुई हैं उनमें रिपीट हुआ है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक पर्व मतलब दुख का पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये थारू जनजाति ही है जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अच्छा, यूपी सरकार जो है, अब देखिए जनजातियां जो होती हैं वो शिक्षित नहीं होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, जनजातियां जो हैं वो शिक्षा की ओर अपना रुख नहीं अपनाए हुए हैं अभी तक। तो ये यूपी सरकार जो है, यूपी सरकार ने लखीमपुर में महाविद्यालय की स्थापना की है।
इन्हीं जनजातियों के लिए, इन्हीं जनजातियों को शिक्षित करने के लिए। अब इसमें एक जो ये ऑप्शन है बलिया, हम लोगों को बलिया का नाम सुनते ही बागी बलिया, बागी बलिया याद आता है। हम लोग बलिया कहने से पहले बागी बलिया कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ जो थे वो, भाई साहब एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, आजकल के शेर भी उतने शेर नहीं हैं जितना उस टाइम यहाँ के मंगल पांडे शेर थे। ठीक है, आजकल के शेर भी उतने शेर नहीं हैं जितना मंगल पांडे उस टाइम पे शेर थे। और यहीं बलिया में ही ददरी मेला लगता है। ददरी मेला जो है वो बलिया में ही लगता है। बाकी सुरहा ताल, सुरहा ताल पच्छी विहार, सुरहा ताल पच्छी विहार यहीं पे है। अच्छा, सुरहा ताल पच्छी विहार जो है बलिया में, उसका जो अब नाम है वो चेंज कर दिया गया है, क्योंकि योगी जी नाम चेंज करते रहते हैं। तो इसका जो वर्तमान में नाम है वो जयप्रकाश नारायण पच्छी विहार इसका नाम है। ठीक है, अब जो इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो सबसे अल्प समय तक जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे वो त्रिभुवन नारायण सिंह हो जाएंगे, और ये 5.5 महीने तक रहे। ठीक है, बाकी एक जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, एक और ऑप्शन है वो जगदम्बिका पाल। इनके बारे में आप लोग बताइएगा कि अगर ये रहे हुए हैं तो ये कितने दिन तक रहे हुए हैं। 5 नंबर है, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत राज संशोधन अधिनियम है वो 1994 में पारित हुआ, और ये 22 अप्रैल 1994 को लागू हो गया। अच्छा, ये जो पंचायत राज संशोधन जो अधिनियम है इसमें क्या था? तो इसमें जो पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा जो तैयार किया गया, उसमें त्रिस्तरीय ढांचा, इसमें पहला था जो ग्राम पंचायत, दूसरा था जो क्षेत्र पंचायत, और तीसरा जो था वो जिला पंचायत था। अच्छा, ये क्षेत्र पंचायत जो है, क्षेत्र पंचायत, इसको ही ब्लॉक पंचायत कहते हैं। ठीक है, अब इसी के तहत जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिला हुआ है, और ये जो हम लोग देखते हैं कि चुनाव जो होता है इनमें जो ये 5 साल जो है वो कार्यकाल, 5 साल कार्यकाल निर्धारित किया गया इसी के तहत। और इसी के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, और इसी के तहत राज्य वित्त आयोग गठन किया गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया है, ये त्रिस्तरीय हो जाएगा। स्थानीय स्वायत्त शासन का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय। तो इसमें जो त्रिस्तरीय है, कौन कौन से स्तर हैं? तो त्रिस्तरीय में कौन कौन आता है? तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। जिला पंचायत, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है मेरी, इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी मैं बोल रहा हूँ वो सुनते रहिए अच्छे से। और जिला पंचायत जो है उसमें इसका जो प्रमुख होता है वो पंचायत अध्यक्ष।
जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है, और क्षेत्र पंचायत जो होता है इसे ही ब्लॉक, यही ब्लॉक पंचायत होती है। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है, आप लोग जानते होंगे। और एक हो जाता है ग्राम पंचायत, इसका जो होता है ग्राम प्रधान, इसका ग्राम प्रधान जो हो जाता है वो प्रमुख हो जाता है। तो ये तो देखिए ग्रामीण की हैं। बाकी शहरों में जो है, शहरों में हो जाते हैं 3 तरीके के, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। ठीक है, तो बड़े नगर जो हैं, जैसे कि लखनऊ हुआ, इलाहाबाद हुआ, तो ऐसे जो हैं यहाँ पे जो मेयर होता है, मेयर कह देते हैं, या फिर महापौर भी उनको कहते हैं। बाकी एक नगर जो पालिका है वहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष रहता है, और नगर पंचायत जो है वहाँ पे भी अध्यक्ष ही होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो सिंह स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थित है। अच्छा, सारनाथ ये कहाँ है? तो सारनाथ आप लोग वाराणसी, बाकी वाराणसी के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इसे काशी भी कहते हैं और घाटों का शहर भी कहते हैं। और तो ये वाराणसी से मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जा चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से सारनाथ जो है ये 10 किलोमीटर दूरी पर है वहाँ से। और इसके बारे में कहा गया है कि ये 200, ये जो है सिंह स्तंभ जो है ये 250 ईसा पूर्व बनवाया गया था। अब ये बनवाया किसने था? तो यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन में बता रखा है कि अशोक द्वारा निर्मित। तो ये अशोक द्वारा निर्मित है क्योंकि अशोक ने इसको बनवाया था। अच्छा, यूपी ने इसे राज चिन्ह के तौर पर कब इसे अपनाया है? तो इसे 26 जनवरी 1950 को राज चिन्ह बनाया है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब आप लोग कमेंट में दिया करिए, भले ही कहीं से भी देखें आप, हमें उससे मतलब नहीं है। इसमें जो ये सिंह स्तंभ जो है, इसमें जो शेर हैं, शेर की संख्या बताना, कितनी संख्या है इस सिंह स्तंभ में। ठीक है, अब आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ये बुलंद दरवाज़ा भी मैं देखने जा चुका हूँ, और इसमें बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में जो स्थित है ये, इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। इसे जो है बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया। अकबर ने क्यों बनवाया इसे? तो 1572-73 में गुजरात विजय की याद में बनाया था। ठीक है, गुजरात विजय की याद में, गुजरात विजय की याद में बनवाया था। अच्छा, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है वो 176 फीट है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा जो दरवाज़ा है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो एक और तथ्य पूछा जाता है कि ये जो बना हुआ है ये किस चीज़ से बना हुआ है? तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा कि ये देखिए यहाँ पे ये जो सफ़ेद सफ़ेद सा जो इसमें डिजाइन की गई है, बाकी ये देखिए ये सफ़ेद जो जितनी भी यहाँ पे जितनी भी जगह पे सफ़ेद डिजाइन की गई है वो किस पत्थर से की गई है? ठीक है, तो इसमें पत्थर बताना आप लोग कि कौन सा पत्थर लगा हुआ है जिससे इसको सफ़ेद डिजाइन किया गया है। ठीक है, उसके अलावा अब इसमें कौन सा तथ्य हो जाता है? अब इसमें तो ऐसा कोई नहीं है, बाकी आगे बताऊंगा कोई भी होगा तो। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया? तो निर्वाण जो प्राप्त किया है
वो कुशीनगर हो जाएगा। अब कुशीनगर, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। ठीक है, ये निर्वाण का अर्थ हो जाएगा। अच्छा, ये श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा समय यहाँ बिताया। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय यहाँ पर बिताया। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए हैं। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा समय बिताया वहीं पे इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। तीसरा एक और क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु जो है वो कहाँ पर बिताई। तो ये वर्षा ऋतु जो इन्होंने, वर्षा काल है जो, ये सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में ही इन्होंने बिताया, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा समय तक ये रहे हैं। अब आ जाएंगे 10 नंबर पे। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? सभी ने सुना है, तो ये देवगढ़ में स्थित है। अच्छा, देवगढ़ जो है ये कहाँ है? ये ललितपुर में है। देवगढ़ ललितपुर में है। अच्छा, ये 6वीं शताब्दी में बना था। ये 6वीं शताब्दी में बना था। तो ये जो सबसे, ये मंदिर जो है वो पहले के सबसे पुराने जो पत्थरों के मंदिर में से एक है। और ये जो श्रेणी है ये किस श्रेणी में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है पंचायतन श्रेणी में। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पंचायतन श्रेणी और द्रविड़ शैली, तो ऐसे करके होता है। बाकी आगे और किसी वीडियो में इसकी मैं जानकारी ऐड करूंगा और आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बाकी इसके बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो दशावतार का मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अरे भाई, पुरानी यादें ताज़ा की है इस हमारे क्वेश्चन ने, और हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आप सभी को ये पता होगा। भाई साहब, नौटंकी, कोई भी ऐसा बालक नहीं होगा जिसने देखा ही ना हो। बोरा बिछा के आगे बैठते थे। बाकी जो इसके अलावा जो है, इसके अलावा रासलीला भी प्रचलित है। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा नौटंकी और रासलीला, और उसके बाद आ जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा जो है वो पाई डंडा हो जाएगा। अच्छा, पाई डंडा जो है ये जो किस बिरादरी के लोग, ये अहीर, यादव जी लोग द्वारा ये मनाया जाता है। पाई डंडा नृत्य जो किया जाता है यादव जी लोगों द्वारा किया जाता है। बाकी एक ये जागर नृत्य है। देखिए, जागर नृत्य जो पहले था, जो हमारे यूपी का, जब यूपी से ही जब उत्तराखंड बना तो पहले यूपी का था। बाकी अब जब उत्तराखंड बना, क्योंकि ये पहाड़ी नृत्य है, नृत्य नहीं है, ये अपने पूर्वजों को जो याद करने का एक वो रहता है, वो है। और इसमें ये उत्तराखंड का, अब ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में ये मनाया जाता है। उत्तराखंड, बाकी यूपी के भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, यूपी का जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड से सटा हुआ, तो उनमें ये जागर नृत्य किया जाता है। अब आ जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में छोलिया नृत्य किस जाति में प्रचलित है? छोलिया नृत्य जो है वो राजपूत जाति में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो ये मैंने बताया था, कल भी बता चुका हूँ। ये
24 जनवरी 1950। अब आ जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए, सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में होती है। और इसी में एक और क्वेश्चन है, जो सबसे कम है, सबसे कम वर्षा जो है वो मथुरा में हो जाएगी। मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा, ये दोनों जगह सबसे कम वर्षा होती है। अच्छा, ये गोरखपुर में जो सबसे ज़्यादा जो बारिश होने का कारण जो है वो, देखिए गोरखपुर जो है वो यूपी में पूर्व में पड़ता है, मतलब पूर्वांचल में पड़ता है। तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होने का एक ही कारण है कि मानसून जो है वो पूर्वांचल से यूपी में प्रवेश करता है, ठीक है, पूर्वी हिस्से से प्रवेश करता है, और ये जो गोरखपुर है ये वहीं पड़ता है, तो दबा के बारिश होती है वहाँ पे। उसके बाद जो मथुरा और आगरा जो ये हैं, ये यूपी के पश्चिमी ज़िले हैं, और पश्चिमी ज़िले जो हैं, पश्चिम में जो है ये आगरा और मथुरा पड़ जाता है। अच्छा, इधर आते आते जो मानसून है, मानसून में नमी कम हो जाती है, नमी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ही कम देखने को मिलती है, बहुत ही कम यहाँ पे बारिश होती है। उसके बाद अब चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है, और इसे ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना को ही राजघाट बांध कहते हैं, ठीक है, इसे ही राजघाट बांध कहते हैं। और ये जो परियोजना है ये हमारे ललितपुर में है। अच्छा, ललितपुर जो है वो बॉर्डर पे है, किसके? यूपी एमपी के। तो ये जो परियोजना है ये सिर्फ यूपी की नहीं है, ये यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अच्छा, संयुक्त परियोजना होने का मतलब है कि यूपी और एमपी दोनों इसके पानी का इस्तेमाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, इसमें 18 मंडल हैं। और 18 मंडल जो हैं उसमें सबसे जो बड़े मंडल हैं, सबसे बड़े मंडल के जो क्रम में है वो लखनऊ, कानपुर, मेरठ, ठीक है। तो इनमें 6 जिले आते हैं, 6 जिले हैं, ठीक है। अब जो 18वां है, 18वां मंडल जो है वो बना है अलीगढ़, और अलीगढ़ ये 18वां मंडल हो जाता है। इसके बाद में देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी हो जाएगा, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। और सबसे जो छोटा है, सबसे छोटा जो है वो हमारा हापुड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? ये है दुधवा नेशनल पार्क। अगर आप लोग अभी भी नहीं गए हैं या अभी तक नहीं गए हैं तो आप लोग एक बार दुधवा नेशनल पार्क जाने की कृपा करें और देखें। खुला शेर घूमते हैं, शेर खुला घूमते हैं और आदमी बंद घूमते हैं। वहाँ पे पता चलता है कि शेर जो जंगल का राजा है, वहाँ पे शेर सही में जंगल का राजा है और वो दिखता है, क्योंकि शेर खुला घूमता है और आदमी पिंजड़े में घूमता है वहाँ पे। तो ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। और ये जो सोनभद्र है, सोनभद्र जो है वो कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था सोनभद्र से संबंधित, तो आज जो उससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन जो है
तो ये क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ये क्षेत्रफल में हो जाएगा। अब दूसरे के बाद तीसरा कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि अब थोड़ा अलग हिसाब हो गया एग्जाम्स का। तो तीसरा जो है वो हरदोई हो जाएगा क्षेत्रफल में। ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? भाई साहब, 1 तारीख वालों को अच्छी तरीके से पता हो गया होगा कि मुरादाबाद क्या चीज़ है। हालत ख़राब हो गई सभी की। तो इसमें जो पीतल नगरी जो है, इसकी पीतल नगरी की संज्ञा जो मुरादाबाद को दी जाती है। और ये फिरोजाबाद जो है इसको, ये कांच उद्योग या फिर चूड़ी उद्योग या फिर सुहाग नगरी के नाम से ये प्रसिद्ध है। और ये जो कानपुर हो जाएगा, ये कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। अच्छा, आप लोगों से ये क्वेश्चन क्या मैं बता ही देता हूँ कि उत्तर प्रदेश ये कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। तो मैनचेस्टर इसे क्यों कहते हैं इसे मैनचेस्टर? तो मैनचेस्टर जो इसे कहते हैं वो कपड़ा उद्योग की वजह से कहते हैं। कपड़ा उद्योग की वजह से क्यों? क्योंकि यहाँ पे कपड़ा मिल्स ज़्यादा हैं। और अब मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि ये मैनचेस्टर जो है, ये मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? मैनचेस्टर, देखिए, अगर कोई भी शब्द है तो उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। तो ये मैनचेस्टर जो है ये इंग्लैंड का एक शहर है। ठीक है। इंग्लैंड का जो शहर है ये इंग्लैंड का एक शहर है। और वो शहर जो मैनचेस्टर है वो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसीलिए वहीं से ये शब्द लिया गया है, क्योंकि कानपुर में भी कपड़ा उद्योग, मतलब कि कपड़े की अच्छी अच्छी मिल्स हैं। तो इसीलिए वहीं से ये शब्द लिया गया है। तो ये थी आप लोगों की यूपी जीके की क्लास, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन करवाए। और एक और क्लास मैथ्स की लेते हैं ये सर। और देखिएगा, आप लोग चैनल पे विजिट करिएगा और देखिए और भी क्लासें चलती हैं। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो सिंपल सी बात है कि आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। और अगर क्लास पूरी देखी है और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, आप लोगों को लगा है कि मैंने इस क्लास में मेहनत की है, इस क्लास को तैयार करने में मेहनत की है, तो आप लोग क्लास को लाइक करें। ठीक है। और कमेंट में मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन बताएं। बाकी जो कुछ आप लोगों को कोई नया टॉपिक चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। बाकी इसका ये जो वीडियो है इसको अपने इष्ट मित्रों में और अपने भाई बहन में या फिर दोस्तों में इसको शेयर करें। ठीक है। धन्यवाद।